हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एचएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम जैसा कि क्वेश्चन सेशन एक स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर का, और उसी क्रम में आपका आज का लेक्चर 4 है या सेट 4 है क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों पर आधारित है। या इसमें कोई अपने से प्रश्न नहीं है, जो पूछा गया उसी प्रश्न पर मैं डिस्कशन करता हूं, है ना। कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से मैं शुरू किया हूं वो अवश्य पूरा होगा। आप लोग इसे ध्यान से देखें और इस आधार पे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इससे रिलेटेड और जो बातें होती हैं उसको ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ओके ओके, तो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं और यहां हम देखेंगे कि जो सेशन 4 है, आपका सेट 4 है, उसमें कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन से देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है ना। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा कहने का मतलब राजकीय भाषा इनका क्या है वो आपको दिखना है ना। राजकीय भाषा आपको देखना है अरुणाचल प्रदेश का, ये आधिकारिक भाषा। तो आधिकारिक भाषा मतलब, आधिकारिक भाषा कहने का मतलब होता है जो जिनमें सरकारी कामकाज होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, उसको ऑफिशियल भाषा कहते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स जिस भाषा में लिखे जाते हैं उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं या आधिकारिक भाषा कहते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी, है ना। ये इंग्लिश है आधिकारिक भाषा। वैसे अरुणाचल प्रदेश में सामान्य जो बोली जाती है वो हिंदी और असमिया, है ना। हिंदी और असमिया वहां बहुतायत में बोली जाती है, लेकिन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, अंग्रेजी है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन, है ना, टेलीफोन, ये सब आप लोग जानते होंगे। देखो, एक ये ट्रेंड होता है कि भाई आप आविष्कारक भी पढ़े, क्योंकि प्रश्न रहता है उससे। ये बात है कि यहां पर एक आसान प्रश्न आ गया कि जो ग्राहम बेल है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो वेल नोन चीजें, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आप यूज करते हैं, उनका आविष्कार का नाम आप जरूर ध्यान में रखें, उसको एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि एक आध प्रश्न रहते हैं प्रत्येक सेट में। ओके, तो ग्राहम बेल ये 1876 में, है ना, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ओके ओके स्टूडेंट्स, फिर आप देखिए इनमें से कौन सी पुस्तक चेतन भगत ने नहीं लिखी, है ना। चेतन भगत ने नहीं लिखी। चेतन भगत एक नोवेलिस्ट हैं और ये ढेर सारे पुस्तक यहां पर लिखे हैं चेतन भगत ने। इनमें से इन चार में से आपको चुनना है कि कौन सा पुस्तक इन्होंने नहीं लिखा था, है ना। तो देखो, हाफ गर्लफ्रेंड काफी फेमस हुआ, ये इन्हीं का लिखा हुआ है, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, चेतन भगत का। अब इसमें एक जो है आपका फैमिली लाइफ, ये फैमिली लाइफ उन्होंने नहीं लिखा है, बाकी उन्होंने ही लिखा है। मेकिंग इंडिया आसाम, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, ये चेतन भगत द्वारा ही लिखा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चेतन भगत ने लिखा है। अब फैमिली लाइफ जो है, फैमिली लाइफ पुस्तक, ये पुस्तक ना अखिल शर्मा, ये किसने लिखा है, ये अखिल शर्मा का लिखा हुआ है। अखिल शर्मा ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। अखिल शर्मा, अखिल शर्मा ने ये पुस्तक लिखा है, अखिल शर्मा। ओके, अखिल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान में स्थित है। ये झारखंड में हम लोग जानते हैं कि माइंस के मामले, ये धनबाद, ये धनबाद करेक्ट होगा आपका, ठीक है। ये धनबाद आपको मारना है, धनबाद में
केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान स्थित है। ठीक है, बोकारो, रांची, हैदराबाद नहीं, धनबाद आपको मारना है। ओके। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1911 में आपको पता है ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे। इसमें कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे, जॉर्ज पंचम, और उन्हीं के स्वागत गान के रूप में जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, और जॉर्ज पंचम आए थे, उनके स्वागत गान के रूप में उसको गाया गया था। 1911 में पहली बार गाया गया। ठीक है, और यही फिर जनगण मन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दिया गया इसको। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी दिन इसको राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दिया गया था। ओके, तो ये बिल्कुल जॉर्ज पंचम आए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन के लेखक हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी ने ही इसको गाई। पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी और कुछ एक स्कूली बच्चों ने मिलकर जॉर्ज पंचम के स्वागत गान के रूप में जनगण मन को गाया था कलकत्ता में 1911 में। ओके, नेक्स्ट। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आए, खिलजियों और तुगलकों के शासन के बारे में लिखा। यह कहाँ के निवासी थे? इब्न बतूता मोरक्को, है ना। देखो ये मोरक्को यात्री था, है ना। अफ्रीकन क्षेत्र में, मोरक्को कहाँ पड़ेगा? अफ्रीकन क्षेत्र में पड़ेगा, और मोरक्को से ये भारत आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इनके काल में आया था? MBT के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था इब्न बतूता। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक काल के बारे में तो बताता ही है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल के बारे में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी इब्न बतूता ने, और जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के काल के बारे में विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक है। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक जिसे इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के काल में इब्न बतूता भारत आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबनान, है ना, ये भी आसान सा सवाल है। लेबनान की राजधानी कौन सी है ना। तो देखो एक ये बताने का उद्देश्य यही है कि एक ट्रेंड आपको पकड़ना है कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उस प्रश्न को हम कर सकते हैं, है ना। तो देखो देश राजधानी भी आपको ध्यान रखना है। बुक ऑथर, स्टैटिक जीके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो एक तो जीके है, सब्जेक्टिव जीके है, एक है स्टैटिक जीके, जो किताबों में नहीं पढ़ाए जाते, है ना। कहीं भी कोर्स करते हैं तो उनकी पढ़ाई नहीं होती है। तो स्टैटिक जीके भी आपको करना है, जिससे परीक्षा में आता है। और वही स्टैटिक जीके आपको यहाँ दिख रहा है, देश और राजधानी। लेबनान की राजधानी बेरूत है ना। देखो ये बेरूत है लेबनान की राजधानी। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट देखते हैं। एओ ह्यूम ने, आप क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं तो आप देखें। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसका पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना। ये आप देखो पहला ऑप्शन होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के थे। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ये स्कॉटलैंड के थे एओ ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ वो सब लोग जानते होंगे। ये 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में कहाँ? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस जो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे लेके जाएगा। अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नहीं,
एओ ह्यूम ना कांग्रेस के महासचिव पद पर, कांग्रेस के आपको पूछे कांग्रेस स्थापना के समय महासचिव का पोस्ट जो था वो किसके हाथ में था, तो वो एओ ह्यूम के हाथ। अध्यक्ष आपके थे, अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बट महासचिव का पोस्ट जो था वो एओ ह्यूम के पास। ठीक है, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। ओके स्टूडेंट्स, आप आगे देखें। एनएसएसओ है ना, तो सीधा सा बात है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आप देखो तो इसका है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ना। देखो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख रहे हैं नेशनल सर्वे सैंपल, तो इसका होता है बट नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ये सी सही है आपका है ना, ऑफिस नहीं होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस नहीं होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एनएसएसओ को हम लोग ये आंकड़े इकट्ठा करता है, आंकड़े जारी करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहीं कहीं लिखा ये मिलता है कि कार्यालय भी लिखा मिलता है ना, तो इस अनुसार से हम लोगों का ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में बी कर ले तो ज्यादा बेटर, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भी लिखा मिलता है, एक संगठन है बट कार्यालय भी मिलता है, इसलिए यदि आप बी को आंसर रखें तो ज्यादा सुटेबल है इस प्रश्न के अनुसार, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्रित करता है और देन प्रकाशित करता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, दावोस 2015 है ना, देखो ये पुराना है, ये पुराना न्यूज है। ओके, और मैं आपको अवेयर करूं कि पुराने न्यूज ना बहुत नहीं आते, वो टाइपिंग जो क्वेश्चंस सिलेक्ट करते हैं देते हैं, वो बाय मिस्टेक ये पुराना न्यूज आप तक पहुंच रहा है या बोर्ड पे दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को ना हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि पुराने प्रश्न नहीं आएंगे आपको। ठीक है, बट इस पुराने प्रश्न में भी देखो IBEF का फुल फॉर्म पूछा गया है ना, इसलिए कम से कम इसको जानने में कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहां पर लाया है, पुराना क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है कि इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ठीक है, IBEF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ये बी ऑप्शन IBEF। ठीक है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन आपको ध्यान में रखना है। ओके, और वही इसका यूटिलाइजेशन है, और जैसा कि आप जानो कि ये 2003 में स्थापित हुआ था IBEF, ये 2003 में इसका स्थापना 2003 में स्थापना हुआ है ना, ये वाणिज्यिक आर्थिक क्षेत्र में एक्टिविटी करता है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। ठीक है, और ये जहां तक इसके काम की बात करें तो इसका काम ये है कि जैसे देखो मेक इन इंडिया हो गया या भारत लॉन्च हो गया, इस तरह से और भी जो भारत के कार्यक्रम चल रहे हैं उनका प्रमोशन करना है, विश्व में प्रमोट करना है, इसको इसकी जागरूकता लानी है, यही इस संगठन का काम है ना, ये इसी पर वर्क करता है कि उसके बारे में जागरूकता लाएं, अवेयरनेस लाएं, मार्केटिंग करें, प्रमोशन करें, इसके लिए IBEF वर्क करता है, जो 2003 में स्थापित हुआ था, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखें। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस
हर वर्ष मनाया जाता है ना। तो ये नर्स दिवस हम लोग समझते हैं कि अस्पतालों में नर्स आई मीन सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी पेशेंट को ठीक करने में। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर ही ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो आपको एक, इसका आंसर होगा 12 मई, है ना, 12 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर यह नर्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उनकी भूमिका को देखते हुए एक सम्मान है। अगस्त 2017 में मारे गए थे रोहिंग्या मुसलमान, ये प्रवासी मुसलमान है रोहिंग्या मुस्लिम, और ये रोहिंग्या मुस्लिम ना म्यांमार में बड़ी संख्या में है, म्यांमार में बड़ी संख्या में है ये, और ये बांग्लादेश प्रवासी। ठीक है, बांग्लादेश प्रवासी है रोहिंग्या मुसलमान। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना, रोहिंग्या मुसलमान है बांग्लादेश की, लेकिन है म्यांमार में ज्यादा संख्या, म्यांमार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में भी म्यांमार में, मतलब बट 2017 में जो मारे गए थे वो म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान, यहां भी है बांग्लादेश में, मूलतः रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के हैं, लेकिन 2017 में जो मारे गए थे वो म्यांमार में रहते थे। म्यांमार में एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी संख्या है रोहिंग्या मुसलमानों को, है ना। ये भी पुराना क्वेश्चन, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान आप जानिए कि भाई ये बांग्लादेश म्यांमार में पाए जाते हैं। ओके, भारत के मूल संविधान को जबलपुर के किस प्रसिद्ध चित्रकार ने डिजाइन किया और सजाया था, है ना। तो देखो ब्योहर, हर जगह ब्योहर है ना। तो मूल संविधान को डिजाइन चित्रकारिता की है, प्रसिद्ध चित्रकार ने डिजाइन किया और सजाया था हमारी संविधान को, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये राम मनोहर, ए ऑप्शन इसका होगा, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, है ना। व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जबलपुर के हैं, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया है। ठीक है, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। ये भी आपका पुराना क्वेश्चन से, फरवरी 2017। देखो ये पुराने क्वेश्चंस भी एक दो इसलिए यहाँ पे लाने का कोशिश किए कि आप देखो कि आपका साइंस से आता है, टेक्नोलॉजी से भी आता है ना, उसको आप देखिए। ये क्वेश्चन अलग नहीं, ये अलग बात अलग है कि यदि आज के डेट में आप परीक्षा देते हैं तो उसके लिए इंफॉर्मेशन पुराना हो गया, है ना। लेकिन अब देखो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो बताना उद्देश्य था हमारा, है ना। वो बताना उद्देश्य है कि आप साइंस पढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन है, मतलब करंट साइंस के क्षेत्र में जो भारत प्रदर्शन कर रहा है उसके बारे में भी आप जानेंगे, क्योंकि नॉन-टेक पार्ट में सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण होता है, और ये आपका करंट अफेयर का पार्ट है ना, करंट अफेयर का पार्ट है। लिखता है 2017 तक, है ना, एक तक के लिए एक उड़ान में प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है, मतलब 2017 तक प्रक्षेपित सैटेलाइट भारत के कितने हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो प्रक्षेपित सैटेलाइट 2017 तक 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा चुका था 2017 में, बट 17 के बाद तो बहुत समय बीत गए। तो इस तरह का करंट भी आप करेंगे परीक्षाओं में ताकि आप अच्छा कर सकें। ओके, अब देखो ये असम राज्य, असम से देखो दो क्वेश्चन है ना। असम राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन है, तो ये तो सब लोग आप लोग भी जानते हैं कि भाई बिहू, है ना, बिहू।
बिहू को त्योहार मनाया जाता है वहां। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है एक तरह का, है ना। और पूरे 1 महीना तक बिहू त्योहार होता है वहां पर। न्यू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हम लोग कह सकते हैं इसको। फसल के बाद ये पर्व का आयोजन होता है, तो बिहू, बिहू असम, है ना। तो ये क्वेश्चन का मिक्सिंग, क्वेश्चन का नेचर समझिए। क्वेश्चन का नेचर है, हम लोगों ने देखा है स्टैटिक जीके है, करंट है, कल्चर है, आर्ट है, देन आपका जीएस पोर्शन है ना। तो एक सम्मिलित सभी सेक्टर पर थोड़ा थोड़ा ही सही वेल नोन चीजों को यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका नॉन टेक पार्ट कंप्लीट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेशन आपको जारी रहेगा, आप इसको देखते रहिए और लाभ उठाते रहिए। ओके, धन्यवाद।